चलिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, अच्छा एक काम करता हूँ, आज एक मैं सोच रहा था कि आप लोगों का आज थोड़ा सा फास्ट करा के आज ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि कल बहुत सारे लोग घर जा रहे हैं। तो थोड़ा सा फास्ट मैं बोलूंगा बस, और कुछ नहीं। चीजें पूरा कंप्लीट करूंगा, थोड़ा सा फास्ट बोलूंगा बस, ठीक है। आप लोगों की जो सुख चैन है, सुबह 8 बजे आके जो आप लोग सुख चैन गवा के आते हो, वो थोड़ा सा ना जाए, आपको 9 बजे आना पड़े बस, ठीक है। चलिए, तो आज प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट है, उसके साथ लास्ट में छोटा सा पोर्शन है, उस छोटा पोर्शन को मैं ऐड करवा दूंगा। चलिए, तो फर्स्ट आता है प्रेसिडेंट। फर्स्ट आता है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के आपके क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं? देखो, प्रेसिडेंट के आपके मेन 3 चीजें होती हैं। एक होता है क्वालिफिकेशन, एक होता है आपका ओथ एंड रिमूवल, और एक होता है पावर। ये 3 चीजें हैं जो प्रेसिडेंट से मेन चीजें आती हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का सबसे पहला क्या होता है, प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होता है? एक एक करके आते हैं। तो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होता है? तो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए फर्स्ट, उनकी एज, एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहली चीज, एज उनकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। नॉर्मल एमपी में कितना होता है? नॉर्मल एमपी में होता है 25, ठीक है। एमपी में 25, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में 35। नेक्स्ट, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड एज एमपी। क्वालिफाइड एज एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो प्रेसिडेंट में भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए आपके साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं, ये प्रेसिडेंट के केस में भी है। और थर्ड चीज होता है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? आसान भाषा में, बहुत आसान भाषा में, प्रेसिडेंट सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिजनेस कर सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब वो सरकारी नौकरी कर रहा है उस समय अगर वो प्रेसिडेंट बन रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, एज क्वालिफाइड एमपी होना चाहिए एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज से। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं इलेक्टेड, इलेक्टेड एमएलएस एंड इलेक्टेड एमपीस। इलेक्टेड एमएलए एंड इलेक्टेड एमपी, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे? इलेक्टोरल, इलेक्टेड एमएलए एंड इलेक्टेड एमपीस। यहां पर एक चीज मार्क कर लीजिए, ये मार्क कर लीजिए कि नॉमिनेटेड, जितने भी नॉमिनेटेड हैं, नॉमिनेटेड एमपी या फिर एमएलए, एमएलए नहीं होगा, ठीक है। नॉमिनेटेड एमपी या फिर नॉमिनेटेड एमएलए यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि नॉमिनेटेड जो एमपीज होते हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है? उनको नॉमिनेट ही तो प्रेसिडेंट करता है। तो अगर प्रेसिडेंट के में आए तो चेंज कर सकते हैं, तो इसी वजह से नॉमिनेटेड एमपी एमएलए नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है यहां पर इनडायरेक्ट वोट होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जो आप लोग नहीं देते वो देती है एमपी एमएलए के लिए है। नेक्स्ट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। और इसको करवाती कौन है? इसको करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन से ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इलेक्टोरल कॉलेज नॉमिनेट पर्सन नहीं होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कराती है। जितने भी मैक्सिमम वोटिंग होती है, जो भी वोटिंग्स होती है, मैक्सिमम वोटिंग्स होती है, याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाती है, सिर्फ 2 वोट को छोड़कर, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। पंचायत का वोट, म्यूनिसिपैलिटी का वोट, ये दोनों स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है। बाकी जितने भी वोट होते हैं, जो भी वोट होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाएगी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इसको ओथ कौन दिलवाती है? ओथ, तो इसको ओथ दिलवाते हैं, एकदम, इसको ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, ओथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन दिलवाएगा? सेकेंड मोस्ट सीनियर जज। अगर सेकेंड मोस्ट सीनियर जज नहीं है तो थर्ड मोस्ट सीनियर जज, ठीक है। अगर थर्ड भी नहीं है तो ना रहो तो ही बेटर, ठीक है। तो ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाती है। अच्छा, नेक्स्ट, इनका रिमूवल कैसे होता है? इनका रिमूवल कैसे होता है? इनका रिमूवल होता है इंपीचमेंट प्रोसेस से। इंपीचमेंट प्रोसेस, इनका रिमूवल होता है मोस्टली इंपीचमेंट प्रोसेस। और इंपीचमेंट प्रोसेस में कल मैंने आपको बताया था एक चीज होती है, दैट इज नोन एज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी। तो इंपीचमेंट प्रोसेस में क्या होता है? इंपीचमेंट प्रोसेस में स्पेशल मेजोरिटी को यूज किया जाता है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी को यूज किया जाता है। नॉर्मली आज तक इंडिया में, इतने साल इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया। तो सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला चीज होता है आपका क्वालिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट, इलेक्शन कैसे होता है। नेक्स्ट, ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट होता है रिमूवल कैसे होता है? बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब आते हैं मेनली उनके पावर पर। हो गया इतना। नेक्स्ट आते हैं उनकी पावर पर। तो पावर में फर्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। बट अभी के केस में द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया। सिटीजन तो है ही, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया। नॉर्मली अगर कोई मेल होता है और उसकी शादी हो जाती है, तब क्या होता है? तब ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ये हैं, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और उनकी जो पत्नी होंगी वो होती है फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज होती है, ही इज द चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस। चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, ये प्योरली चीफ नहीं है, जस्ट इनका सेरिमोनियल चीफ है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा इन्हीं के नाम पे लिया जाता है। चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, एंड ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। नॉमिनल हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो नॉमिनल हेड का मतलब होता है जो भी होगा, जो भी पेपर आएगा, सब कुछ क्या होगा? इन्हीं के नाम पर आएगा। ऐसा नहीं कि इनके पास उतना पावर है, नहीं, ये एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, सिंपल सा भाषा में, कि नाम इसका है, बात कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। वो बात इसको बोलेगा, ये करवाएगा। ये हेड है, बट नाम दूसरा आता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट पावर। अपॉइंटमेंट पावर, नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट पावर, ठीक है। तो मेजर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होते हैं, उनमें अपॉइंटमेंट कौन करवाता है? उनमें करवाएंगे आपके प्रेसिडेंट। जैसे पीएम, मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं।
पीएम, गवर्नर, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैक्सिमम जो भी पोस्ट होता है, जो भी मेन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है, उसको करवाता कौन है? उसको करवाते हैं प्रेसिडेंट, उनके नाम से आता है, ठीक है। जितने भी हाई कोर्ट जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, दूसरा होता है आपका ऑर्डिनेंस पावर, दूसरा होता है ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर का मतलब क्या होता है कि वो टेम्पररी लॉ बना सकते हैं, टेम्पररी लॉ बना सकते हैं व्हेन पार्लियामेंट इजंट इन सेशन। वो टेम्पररी लॉ बना सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा, ठीक है, टेम्पररी लॉ बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्पररी लॉ। अब ये ऑर्डिनेंस कब बनाया जाएगा? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मींस वोटिंग हो रहा है, या फिर मान लो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो चुका है तो हट गया, तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब नया क्या बोलते हैं, सरकार आएगी, नया गवर्नमेंट आएगी, तो इन विद इन 6 मंथ्स क्या होगा? उसको रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू करके देखा जाएगा कि वो ठीक है कि नहीं है। 6 मंथ्स के अंदर ये ऑर्डिनेंस रिव्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, उनके पास पावर आती है इमरजेंसी पावर। नेक्स्ट होता है इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर क्या होता है? इमरजेंसी पावर, उनके पास 3 इमरजेंसी होती हैं। आर्टिकल 352 दैट इज नोन एज नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 ये होता है प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। एंड आर्टिकल 360 ये होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों इमरजेंसी वो, ठीक है, वो अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है, वो अनाउंस कर सकते हैं इन 3 इमरजेंसीज को। आर्टिकल 352, अच्छा 356 के साथ जो प्रेसिडेंट रूल है ना, इसके साथ एक और आर्टिकल साइड में लिख लो, छोटा सा आर्टिकल लिख लो, आर्टिकल 365, ये भी लिख लो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल जब होता है तो 356 एंड 365 दोनों ही यूज में आते हैं, 356 एंड 365। नेशनल इमरजेंसी सिंपल सा भाषा में क्या है? अगर पूरे देश में इमरजेंसी हो, कि पूरे देश में झमेला हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना है, तब आती है नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल कब आता है? प्रेसिडेंट रूल आता है जब एक रीजन में झमेला हो। जैसे कुछ दिन पहले मणिपुर में बहुत झमेला हो रहा है, आज भी झमेला हो रहा है, तो मणिपुर को रोकना है, ना कि पूरे देश को रोकना है। तो मणिपुर में जब झमेला में रोका जाएगा तो उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। और फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? जब इंडिया के पास पैसा नहीं होगा। इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है, लगने वाला था, बहुत करीब आ चुका था इन 1991, लेकिन अभी तक नहीं लगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं हुआ है। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा ना, जो भी सरकारी लोग हैं, जो सरकारी ऑफिसर हैं, उनकी सैलरी कट कर दिया जाएगा, स्कीम में पैसा देना बंद हो जाएगा, पैसा बचाना है ऐसे सीन में। तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 होगा। लास्ट वन होता है आपका पार्डनिंग पावर। लास्ट वन इज नोन एज पार्डनिंग पावर। इनके पास पार्डनिंग पावर भी होता है। पार्डनिंग पावर का मतलब क्या होता है कि वो यहां पर याद रखिएगा, ही कैन लेसन डेथ सेंटेंस। मेन एक पावर होता है दैट इज लेसन डेथ सेंटेंस। इसको छोड़कर नॉर्मली यहां पर कहा जाता है रिप्रीव, रेमिशन, ये सब वर्ड होता है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि डेथ सेंटेंस, ये जो डेथ सेंटेंस होता है, हमेशा याद रखना, डेथ सेंटेंस ओनली एंड ओनली पावर है प्रेसिडेंट के पास, कम कर सकता है। डेथ सेंटेंस देता कौन है? डेथ सेंटेंस ओनली एंड ओनली उसको अप्रूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। एंड पावर किसके पास है? पावर इसके पास है।
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी कहा होगा कि अगर आपको फांसी की सजा हुई, आप लोगों को फांसी की सजा हुई, ठीक है, जो हरकतें हैं कभी भी हो सकती है, ठीक है, तो फांसी की सजा हुई तो क्या होगा, अगर मान लीजिए छोटे कोर्ट ने दिया है, यूपीआई ने दिया है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दिया है, वो ऑटोमेटिक चैलेंज हो जाएगा टू हाई कोर्ट, ठीक है, ऑटोमेटिक चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा रख दी है सेम, तो वो ऑटोमेटिक चैलेंज हो जाएगा टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फांसी की सजा दे दी तो वो देने वाली सुप्रीम कोर्ट होती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप प्रेसिडेंट के पास अर्जी डाल सकते हो कि फांसी की सजा कम कर दो, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, डेथ सेंटेंस को रिमूव कर दो, तो वो फांसी की सजा को कम करके आपको 14 ईयर्स 20 ईयर्स की सजा दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पावर प्रेसिडेंट के पास है। गवर्नर देखना इसकी शैडो है, गवर्नर इसका शैडो है, गवर्नर के पास सेम पावर है, एकदम सेम पावर, बट गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस देने का पावर नहीं है, डेथ सेंटेंस कम करने का पावर नहीं है। ये क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, ये लेसन नॉर्मली जो सेंटेंस है उसको भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 10 साल की सजा हुई है, 5 साल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सजा, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सेंटेंस, या फिर आपको जो स्टे कर सकते हैं, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर्स होते हैं आपके प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, इतने सारे पावर्स आपके प्रेसिडेंट के पास होते हैं, ठीक है। जैसे ओके, चलिए, तो ये आपका होता है प्रेसिडेंट वाला केस, प्रेसिडेंट वाला केस। इसके बाद हम चलेंगे आपके सुप्रीम कोर्ट वाला केस में, और जो बाद में आए हैं उनको फिर से बोल दे रहा हूँ कि आज थोड़ा सा मैं जल्दी करवा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि आज ही आप लोगों का पूरा पॉलिटिक्स खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप कल से आप लोगों को छुट्टी मिले, घर जाइए, सामने वोट है, और ऊपर से घर जाओगे तो सामने तो 25 दिसंबर भी है, क्रिसमस भी है। आप लोगों का बाकी सब्जेक्ट खत्म हो चुका है क्या? मैथ्स हुआ है, और रीजनिंग और इंग्लिश कितना बाकी है? इकोनॉमिक्स आप लोगों का होगा, इकोनॉमिक्स आप लोगों का मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का जब वोट हो जाएगा उसके बाद मैं ऑनलाइन कराऊंगा, ऑनलाइन कराऊंगा तो यहाँ से ही कराऊंगा, 3 घंटा 4 घंटा लगेगा, ऑनलाइन कराऊंगा, जिससे जो घर गए हैं उनको घर से वापस ना आना पड़े, फोन में ही देख सकते, और जो इधर है तो इधर आए, कोई इशू नहीं। तो ये आपका ये वाला पोर्शन होता है। नेक्स्ट आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट कहां से होता है? सुप्रीम कोर्ट का अगर आप बैकग्राउंड देखो तो बैकग्राउंड होता है इन 1774 एक कोर्ट बनता है, दैट इज नोन एज फेडरल कोर्ट, ठीक है। फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सेम नहीं था, एकदम ही सेम नहीं था, ठीक है। फेडरल कोर्ट कहां पर बना था? कोलकाता। फेडरल कोर्ट कहां पर बना था? कोलकाता। और इसके जो जज हैं, इसके जो जज थे, उनका नाम था इलिजा इम्पे, इलिजा इम्पे, ठीक है। तो इंडिया में पहला जो कोर्ट बनता है, पहला जो कोर्ट बनता है, जो प्रॉपर कोर्ट बनता है, जो आज का सिस्टम है, तो वो बनता है इन 1774, इसका नाम होता है फेडरल कोर्ट। वो हमारे लिए नहीं था, ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए था, वो ब्रिटिश लोगों के लिए था। और ये जो एलिजा इम्पे आप सुन पा रहे हो, एलिजा ऐसे सुन के मत सोचना कि लड़की है, नहीं, लड़का है, ठीक है। एलिजा है बट लड़का है, और बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट है, बहुत ही रेसिस्ट था, बहुत ही, ठीक है। तो यह पर फेडरल कोर्ट स्टार्ट होता है, यहां से आपका सुप्रीम कोर्ट का केस स्टार्ट होता है। अच्छा, तो वही सेम सिस्टम पे आएंगे। तो सबसे पहला क्या होता है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में जो जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो जाने वाले हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, मतलब जो जजेस हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। पहली चीज, पहला क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट एटलीस्ट 5 years 5 years एज हाई कोर्ट जज,
कोई भी हाई कोर्ट में आप जज रहो एटलीस्ट 5 इयर्स, आपको एटलीस्ट 5 इयर्स हाई कोर्ट के जज में रहना है, एटलीस्ट 5 इयर्स। अगर मान लो आप जज नहीं हो देन तो एटलीस्ट 10 इयर्स, 10 इयर्स एज हाई कोर्ट एडवोकेट। अगर आप जज नहीं थे, आपको जज बनना है, तो आप एटलीस्ट 10 इयर्स हाई कोर्ट में एडवोकेट की तरह रहोगे। और मान लो कि आप एडवोकेट भी नहीं हो तो क्या हो, तब आप कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरी हो सकते हो, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जिसको लॉ का बहुत नॉलेज होता है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो सकती हो। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कौन तय करेगा, ये तैयार करता है, मतलब तय करता है आपका प्रेसिडेंट कि आप जूरिस्ट हो कि नहीं हो। ठीक है, तो 5 इयर्स एट हाई कोर्ट जज, एटलीस्ट 10 इयर्स एज हाई कोर्ट एडवोकेट एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए एज पर द प्रेसिडेंट। पहला चीज। दूसरा चीज होता है इनका टर्म कितना होता है, टर्म, इनका टर्म कितना होता है। नॉर्मली इनका जो टर्म होता है वो होता है 5 इयर्स का, नाम होता है 5 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। मतलब क्या होता है, मतलब यहां पर मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बने तो आपको एटलीस्ट 5 इयर्स जो है, 5 इयर्स, तो 5 इयर्स आपको मिलेगा। लेकिन मान लो कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बने हो इन 62 या 63, तब आपको 5 इयर्स नहीं मिलेगा, आपका 65 उम्र होने तक आपको मिलेगा, उसके बाद आप गायब। जैसे एक क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे सिर्फ 1 महीने के लिए, उनका 65 होने को 1 महीने बाकी था, बस वो 1 महीने के लिए चीफ जस्टिस बने, बस उनका टाइम ही खत्म हो गया। ठीक है, तो 65 इयर्स एज में होना चाहिए। नेक्स्ट, इनका अपॉइंटमेंट कौन करवाती है, अपॉइंटमेंट कौन करवाती है, इनका अपॉइंटमेंट करवाती है आपका सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, कॉलेजियम ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ, मतलब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उन पेपर देगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट, अभी तो बहुत सारा नियम होता है कि लॉ मिनिस्टर के पास भी जाएगा, तो ऐसे नियम होता है, बट ये प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट पास करवा देते हैं। अच्छा, टर्म हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ, क्वालिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट चीज आती है स्ट्रेंथ, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ होती है, टोटल स्ट्रेंथ होती है 34। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ होती है 34। अभी सुप्रीम कोर्ट अपने फुल स्ट्रेंथ में ही है, ये भी चीज याद रखिएगा, जस्ट एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट अपने फुल स्ट्रेंथ में ही है, मतलब 34 जजेस हो सकते हैं टोटल, उसमें से 34 अभी 34 ही है। ठीक है, फुल स्ट्रेंथ में है अपने। अब ये छोटी छोटी चीजें हुई। अच्छा, रिमूवल भी सेम है, रिमूवल भी लिख दूं कि हटाया कैसे जाएगा। तो इसका जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो होता है सेम एज प्रेसिडेंट, सेम एज प्रेसिडेंट, सेम एज प्रेसिडेंट मतलब वही चीज, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। जैसे मैंने कल ही आप लोगों को स्पेशल मेजोरिटी बताया था, और मुझे यकीन है आप लोगों ने घर में देखा होगा, नहीं देखा होगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता था पता है, याद है किसी को, कल का थोड़ा सा याद करके बता सकते हो। ½ + 1 तो नॉर्मली एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, 2/3 ऑफ, 2/3 लिखने से थोड़ी होगा, 2/3 ऑफ, आज लास्ट क्लास है, बोल ही दे आज, आज मुंह खोल ही दे, कभी तुम लोगों का आवाज नहीं सुना, बताओ तो आज याद है कल वाला। तो 2/3 या 2/3 ऑफ
प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, वो होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। अच्छा, तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के पावर्स। सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को हम जुरिडिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स होते हैं दैट इज आल्सो नोन एज जुरिडिक्शन। जैसे फर्स्ट होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन होते हैं केसेस दैट ओनली कैन बी टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे केसेस जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं, जैसे मान लो कि स्टेट वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, ठीक है, या फिर स्टेट वर्सेस सेंटर, स्टेट वर्सेस सेंटर। तो ये सब केसेस जो होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में ही सिर्फ आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका एपेलेट जुडिक्शन। एपेलेट जुडिक्शन, एपेलेट जुडिक्शन क्या होता है कि यू कैन अपील आफ्टर हाई कोर्ट जजमेंट। एपेलेट जुडिक्शन होता है यू कैन अपील आफ्टर हाई कोर्ट जजमेंट। तो हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसको लेकर आप केस कर सकते हो, अपील कर सकते हो टू सुप्रीम कोर्ट। एपेलेट जुडिक्शन। नेक्स्ट एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन क्या होता है? एडवाइज टू प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांगे तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर मांगे। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, एडवाइजरी जुडिक्शन जो होती है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सॉरी प्रेसिडेंट ने कहा कि आप हमें एडवाइस दो, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट देना चाहती है कि नहीं देना चाहती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑब्लाइज्ड है कि देना ही पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ने कहा है तो दे देंगे, लेकिन नॉर्मली इनके पास पावर है, ये बाध्य नहीं है, ऑब्लाइज्ड नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका रिट जुडिक्शन। रिट्स, ठीक है, रिट्स जुडिक्शन। रिट्स क्या होते हैं? रिट्स जुडिक्शन, ठीक है, रिट्स वो अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली रिट्स अप्लाई कर सकते हैं। और रिट्स की कहां पर अप्लाई होता है ये याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट के हिसाब से, फंडामेंटल राइट, ठीक है। अच्छा रिट्स क्या क्या थे याद है किसी को? 5 रिट्स से, 5 में से कोई एक? मैंडमस एक सही है, बहुत बढ़िया, और एक तो बहुत बढ़िया सही है। मैंडमस क्या था? मैंडमस का मतलब क्या था? हाँ हाँ जी, वही कमांड है, कमांड करना जी, एकदम सही है, मैंडमस एकदम सही है। और कोई? हिबियस कॉर्पस मतलब यू मैंने तो बहुत कि जाओ छूट दिया तुमको, जाओ जी, बहुत बढ़िया। और कोई आइडिया? 5 थे ना? सर्ट्यूरेडी, सर्ट्यूरेडी क्या था? डिसीजन चेंज जी, और 2 हैं। प्रोहिबिशन मतलब जी, और एक है बाकी, उनको छोड़कर बाकी, और एक, वाह, एक चीज मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है कि आपका स्टार्टिंग में जब भी क्वेश्चन पूछता था आप लोग जो सुंदर से मुस्कुराते थे, लास्ट में भी सेम मुस्कुरा रहे हो, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन हाँ कोई पढ़ाई भी तो करो, नहीं तो कैसे होगा। दैट इज नोन एज क्वो वारंटो, लास्ट जो होती है दैट इज क्वो वारंटो।
ठीक है, तो रिट्स जो होती हैं ये भी अप्लाई हो सकती हैं। तो ये पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ओरिजिनल जुडिक्शन होता है, एपेलेट जुडिक्शन होता है, एडवाइजरी जुडिक्शन होता है एंड रिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये पावर होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है? नहीं है, वेरी गुड। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, गाना अच्छा है। हाँ, बोलो। नहीं नहीं, अगर सेंटर में लगेगा तो टोटल सब में लगेगा। सेंटर का मतलब क्या है? सेंटर का मतलब सिर्फ दिल्ली थोड़ी है। सेंटर का मतलब होता है पूरा देश। नेशनल इमरजेंसी जब होगा, नेशनल। हाँ, प्रेसिडेंट को होगा, पूरा प्रेसिडेंट को होगा। नॉर्मली स्टेट में क्या होता है ना, स्टेट में तो प्रेसिडेंट आ नहीं सकते। ये रहा, हाँ स्टेट गवर्नमेंट, ये रहा। प्रेसिडेंट तो आ नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का पावर क्या होता है, वो गवर्नर के थ्रू से होता है। ठीक है, गवर्नर के थ्रू से होता है। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट काम ज्यादा नहीं करेंगे, कुछ भी बात उतना नहीं करेंगे जब नेशनल इमरजेंसी होती है। अब नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 3 बार 2 बार 3 बार हुआ है, जब इंडिया वॉर की सिचुएशन में चला गया। जैसे 1971, 1965, 1975 जो है, 1975 इंदिरा गांधी ने खुद करवा दिया था। ठीक है, उनकी गद्दी जाने वाली थी तो उन्होंने सोचा कि चलो बंद करवा देता है, तो उन्होंने बंद करवा दिया। तो आते हैं स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे याद रखो ना कि आप लोग जैसे आपने पढ़ा हुआ है स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का भी सीन वैसे ही है एकदम। जैसे पार्लियामेंट में मैंने कल बताया था 3 बॉडीज होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी सिंपल 3 बॉडी होती है। पहला होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, जो अरुणाचल में है, आपका सेक्रेटरी जो है ना वो है। नेक्स्ट होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, एलसी। काउंसिल आपके पूरे इंडिया में सिर्फ 6 स्टेटों में है, 6 स्टेट, जब बहुत बड़े बड़े होते हैं 6 स्टेट है, बाकी कहीं पर नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में। एंड ऑब्वियसली गवर्नर। ठीक है, और इसके बाद आता है गवर्नर। जैसे 3 बॉडीज होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल एंड गवर्नर। अभी जो गवर्नर होता है, इसको आप बोल सकते हो कि ये स्टेट का प्रेसिडेंट है, स्टेट का प्रेसिडेंट है, नाम का वास्ता। ठीक है, हेड है, स्टेट का प्रेसिडेंट है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यही है, याद रखिएगा, अरुणाचल जो है वो गवर्नर्स रूल में आता है। ठीक है, तो यहां पर सीएम के पास जितना पावर है, गवर्नर के पास सेम पावर है, उतना ही पावर है। बाकी जो स्टेट है, जैसे मैं जहां से आता हूं, तो वहां पर सीएम के पास ज्यादा पावर है, गवर्नर के पास कम। लेकिन अरुणाचल में गवर्नर रूल के अंदर आता है अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल स्पेशल प्रोविजन ऑफ द स्टेट तो है। अरुणाचल का स्पेशल प्रोविजन का स्टेट का आर्टिकल कितना है? जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट गवर्नर के हिसाब से हम चलते हैं, और गवर्नर को ऐसे याद रखना कि प्रेसिडेंट के पास जो जो पावर है, ठीक है, ये आप हम पढ़ लेंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूं, गवर्नर को याद रखिएगा। प्रेसिडेंट के पास जो जो पावर है वो कम में गवर्नर के पास है। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट का कल मैंने प्रेसिडेंट में एक आपको वीटो बताया था, कि बिल के रिलेटेड वीटो पावर बताया था ना, तो इसलिए मैंने प्रेसिडेंट में आज फिर से वीटो पावर नहीं लिखा है, लेकिन वीटो पावर होता है, गवर्नर के पास भी होता है, उनके पास भी होता है। ठीक है, तो वीटो पावर मैंने ऑलरेडी बता दिया था, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा।
तो प्रेसिडेंट का आप ऐसा मान लो शैडो है, गवर्नर प्रेसिडेंट का शैडो है, ऐसे करके याद रखो बस। सिर्फ एक चीज में छोड़कर, एक चीज को छोड़कर, दैट इज डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस ओनली एंड ओनली प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास पावर नहीं है। ठीक है, तो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ द हेड। ठीक है, और एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं, एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं, आर्टिकल 153। ठीक है, एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट के गवर्नर हो सकता है। जैसे आपके गवर्नर कौन है? केटी पटनायक, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। तो ये जो केटी पटनायक हैं, इनको अगर अलग अलग स्टेट का भी मिले तो वो उसके भी बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट होता है गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करता है आपका प्रेसिडेंट। एंड यहां पर एक चीज होती है, गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में, सिंपल भाषा में, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको हटा सकते हैं। यहां पर कोई भी रिमूवल, इम्पीचमेंट, ये सब प्रोसेस नहीं होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे गवर्नर को हटा देगा। ठीक है, गवर्नर को हटाकर दूसरा गवर्नर लाएगा। और याद रखिएगा प्रेसिडेंट भी हमेशा, अब हमेशा रूलिंग पार्टी से ही होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट भी हमेशा रूलिंग पार्टी से ही होता है। मतलब ऐसे पर्सन जो बहुत दिनों से राजनीति में है, उनको कभी कुछ नहीं मिला है, उनको अच्छे से क्या बोलते मंत्री नहीं कर सकते, तो इसी वजह से उनको पकड़ के प्रेसिडेंट करते हैं। रूलिंग पार्टी से ही होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना। बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं कि एकदम वो अनबायस्ड हैं या नॉन बायस्ड हैं, बहुत रेयर केसेस में होता है। ठीक है, तो प्लेजर ऑफ द गवर्नर इज प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये जो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, तो सिंपल सी बात ये है कि जिस स्टेट में आएगा तो गवर्नर किस पार्टी का होगा। आज के मामले में गवर्नर किस पार्टी का होगा? वो भी रूलिंग पार्टी का ही होता है। गवर्नर भी रूलिंग पार्टी का ही होता है। ठीक है, फेवर करता है, नॉन रूलिंग पार्टी का होता है, फेवर करता है। नेक्स्ट देखो, अब जैसे मैंने कहा था आपको, प्रेसिडेंट के पास जैसा पावर है सेम पावर है कि 161 क्या कहता है? गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइज, रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट। जो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो उनके पास पावर है। पार्डन का मतलब वो सजा कम कर सकता है। रिप्राइज का मतलब होता है कि वो सजा को चेंज कर सकता है। रिमिशन का मतलब होता है लाइटर सेंटेंस ला सकता है। ठीक है, तो ये उसके पास पावर है। बट यहां पर याद रखिएगा, नो डेथ पेनल्टी। सॉरी, डेथ का स्पेलिंग बहुत गलत है। नो डेथ पेनल्टी पार्डन। ठीक है, नो डेथ पेनल्टी पार्डन। चलिए नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जो 12 राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। वैसे ही जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो वहां पर गवर्नर भी नॉमिनेट करते हैं। मतलब स्टेट का अगर राज्यसभा हो, स्टेट का अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, तो उसमें भी गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। तो जो उसके पास पावर है वो सेम पावर इसके पास है। मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि दोनों के पास सेम सेम पावर है कंपेयर टू सेम सेम। सेम सेम मतलब सेम नेचर का पावर है, नॉट सेम पावर है, सेम नेचर का पावर है। ठीक है, आर्टिकल 213 गवर्नर क्या होता है? गवर्नर इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस। जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है आर्टिकल नंबर 123 मतलब 123 में, गवर्नर इशू कर सकता है 213 में। ठीक है, अब वही सेम चीज अब देखोगे, क्वालिफिकेशन भी एकदम सेम ही है, क्वालिफिकेशन भी सेम ही है। ये ट्रिक करके याद रखो और कुछ नहीं है, ट्रिक जैसे याद रखो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जस्ट आपको थोड़ा सा बता दूं,
चीज बता दूं, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, तो ये नॉर्मली आपके दो टाइप में होंगे। एक होगा आपका असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मैक्सिमम जगह पर है, और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सिर्फ 6 स्टेट में है, 6 स्टेट। और ये जो 6 स्टेट होते हैं, ये जो 6 स्टेट हैं, ये पास पास हैं, ठीक है, एक के बाद एक पास पास, ठीक है, पास पास। पास पास मतलब यूपी बिहार, पास पास देखो, यूपी बिहार, महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटका, पास पास है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना बनी है, ठीक है। यूपी बिहार, यूपी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ऐसे 6 स्टेट में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। अच्छा, असेंबली में आपको कितने मेंबर्स दिखते हैं? असेंबली में, असेंबली में आपको देखेंगे 60 से 400 मेंबर्स तक होते हैं नॉर्मली। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? अरुणाचल प्रदेश में है 60। और ये किसके बेसिस पे होता है? ये होता है पॉपुलेशन के बेसिस पर, पॉपुलेशन के बेसिस पर, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पर होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पर होता है, तो वहां पर कितने मेंबर्स होते हैं? तो 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स असेंबली में है, उनका 1/3 होता है इन काउंसिल, ठीक है, उनका 1/3। अच्छा, असेंबली में एक और चीज जान लो कि असेंबली में सब लोग तो मिनिस्टर बनते नहीं है, तो मिनिस्टर कितने बनते हैं? तो मिनिस्टर बनते हैं 15%, जितने भी हैं उनका 15% मिनिस्टर बनता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अरुणाचल में कितने मेंबर्स हैं? 60, 60 का 15% कितना होता है? 60 का 15% कितना होता है? हुँ? देखो, अगर माइंड में कैलकुलेशन करना है ना, आप ऐसे खाता वाता आप काट रहे हो, ऐसे खाता वाता काट रहे हो, लेकिन हमेशा एक चीज बता दूं, अगर माइंड में कैलकुलेशन करना है तो उसको हमेशा 10 के हिसाब से लो। 10 के हिसाब से लो मतलब 60 का 10% करना बहुत आसान है, एक काटना, जस्ट काटना है। तो 60 का 10% कितना होता है? 6। मैंने पूछा कितना है? 15। बाकी कितना बचा? बाकी कितना बचा? 5% बचा ना, तो हाफ करो बस, तो आएगा 3 जी, 6 + 3 + 9। तो आपके यहाँ पर कितने मिनिस्टर्स होते हैं? 9 से 10 मिनिस्टर्स होते हैं। तो हमेशा जब भी आप करना ना, जब भी करना ना, तो उसको हमेशा 10 के फॉर्म में करना। जैसे मान लीजिए अगर मैंने पूछा कि 60 का 30% कितना होता है? 60 का 30% या 60 का 30% या 60 का 35%, तो 35% या 30%, 60 का 10% लाओ, कितना होता है? 6। चाहिए कितना? 30, तो 6 × 3। ये करना तुम्हारे लिए आसान है कंपेयर टू खाता में लिखना। 6 × 3 18 होता है, और 35% तो 5% है, तो 6/2 करोगे तो उसको 3 आ जाएगा, तो 21% होता है, 21 होता है 60 का 35%। ये करना आसान है कंपेरेटिवली, तो हमेशा चीजों को 10 या 100 के फॉर्म में लाइएगा, जिससे आपको आसानी मिले, ठीक है। तो मिनिस्टर यहाँ पर 15% होता है। अच्छा, तो ये स्टेट लेजिस्लेटर का केस है, ठीक है, काउंसिल, ये स्टेट लेजिस्लेटर का आपको यहाँ पर दिखेगा। अच्छा, और असेंबली में ऑब्वियसली डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शन आपको दिखेगा, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। सिर्फ 6 स्टेट में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। अलग अलग से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको ऐसे बताया कि आपको याद रहे थोड़ा सा। लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, हाई कोर्ट तो कुछ है नहीं,
मेन लास्ट चीज आती है दैट इज नोन एज पंचायत, ठीक है। लास्ट चीज आती है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। अच्छा, इधर ना करके इधर कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आती है दैट इज नोन एज पंचायत और एक होती है आपकी म्यूनिसिपैलिटी। मैं दोनों को एक साथ लिखता हूं जिससे आप लोग उसको याद करने में आसानी हो आपको, ठीक है। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। तो पंचायत का जो आर्टिकल होता है, पंचायत का जो आर्टिकल होता है वो होता है 243 से लेकर 243 ओ, ठीक है। 243 से लेकर 243 ओ, सब क्लॉज होता है ओ। म्यूनिसिपैलिटीज क्या है, इसके बाद से स्टार्ट होगा, इससे बाद से मतलब 243 ओ के बाद मतलब क्या आता है पी, पी से 243 जेड जी, ठीक है, जेड जी। अगर आपको पूरा याद नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ 243 याद रखिएगा बस। नेक्स्ट, ये आता कहां है, ये आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और म्यूनिसिपैलिटी कब आती है, इसके ठीक बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। इसके बाद इसके, अच्छा, अगर इसकी शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल इसका होता है 11 और इसका शेड्यूल क्या होता है, इसका शेड्यूल होता है आपका 12, ठीक है। इसका शेड्यूल 11, इसका शेड्यूल 12। नेक्स्ट, यहां पर 3 टायर सिस्टम होता है, 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम होता है एंड यहां पर भी आपका 3 टायर सिस्टम होता है, दोनों सेम 3 टायर सिस्टम, ठीक है। 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम। तो 3 टायर सिस्टम क्या क्या होता है यहाँ पर, 3 टायर सिस्टम क्या क्या होगा, फर्स्ट आपका आएगा विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे। दूसरा आता है आपका ब्लॉक लेवल पे और तीसरा आता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बोलते हैं जिला, मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है आपका पंचायत समिति और विलेज पे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो विलेज, ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का मतलब होता है जब बहुत सारे गांव एक साथ आते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। बट प्रॉब्लम यही है कि अरुणाचल में ब्लॉक नहीं है, ठीक है, ये ब्लॉक लेवल नहीं है। अरुणाचल में 2 टायर सिस्टम है, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ के जो बस्तियां हैं या विलेजेस हैं वो बहुत दूर दूर है, ठीक है, बहुत दूर दूर है, तो उनको बीच में लाना बहुत मुश्किल है, तो दूर दूर है, तो इसी वजह से ये सिर्फ 2 है। और इनका भी वही सिस्टम है, इनका भी 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम क्या है कि आप पॉपुलेशन के बेसिस पे आओ, ठीक है। यहाँ पर पॉपुलेशन के बेसिस पे, अगर मान लो कि पॉपुलेशन 10 लाख से मोर है, 10 लाख से मोर है, पॉपुलेशन 10 लाख के मोर है, मतलब 10 लाख से ज्यादा होगा, तो इस पे क्या होगा, म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो ईटानगर में है, ठीक है, ईटानगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। अब आप सोचोगे सर हमारा पूरा का पूरा तो 16 लाख 17 लाख होता है, तो 10 लाख सिर्फ ईटानगर में है क्या, नहीं। यहाँ पर सिर्फ लोग जो यहाँ के हैं उनकी बात नहीं कर रहा है, कितने लोग रह रहे हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो कि पॉपुलेशन 10 लाख से 10 लाख से 3 लाख तक होता है, 10 लाख से 3 लाख, तब यहां पर आता है आपका म्यूनिसिपल, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल। ये कहां पर होगा, ये आपको दिखता है इन पासीघाट, हमें से कोई है पासीघाट से, चलिए
नेक्स्ट, और अगर मान लीजिए पॉपुलेशन लेस देन 3 lakhs है, या फिर 1 lakh 2 lakh, बहुत जगह जगह पर अलग अलग होता है, तो यहां पर होता है आपका नगर पंचायत। पंचायत का मतलब ये समझ नहीं पंचायत के अंदर घुस गया, ये नगर है। नगर का मत, इसको सिंपल सा भाषा में कहते हैं, एकदम आसान भाषा में कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी, इसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, और यहां पर चीज बोल दूं, दोनों का ही यहां पर इलेक्शन कौन करवाता है? दोनों का ही इलेक्शन, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो आप लोगों का पॉलिटी खत्म। टाइम में उड़ा दिया भाई, पूरा टाइम में। कि थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है कि बीच में जो चीजें हैं उनको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा कर एक्सप्लेन करता तो थोड़ा सा टाइम लगता, इसलिए मैं बोल रहा था कि टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये वाला जीएस पोलर पोर्शन होता है समाप्त, खत्म। आप लोग आराम से अब घर जा सकते हो। नहीं जा सकते क्योंकि 2 बाकी क्लास भी है। ठीक है, चलिए। और हाँ, इसका पेपर जो है, पॉलिटी का जो पेपर है वो मैं आपको अधर दे दूंगा। ठीक है, दे दूंगा। और हिस्ट्री का पेपर मैंने दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा है हिस्ट्री का पेपर? दिया हुआ है पेपर, देखा है? चलिए, नहीं देखा है तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत काम होते हैं, ऐसे वो काम भी एक बार ऐड कर लीजिएगा। हिस्ट्री का पेपर है और जो पॉलिटी का पेपर है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, चलो करके ऑब्वियसली भेज दीजिएगा, अगर ये वाला भी सबको भेज दीजिएगा अगर हो सके तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मैं नॉर्मली थैंक यू नहीं बोलता ना, ये लास्ट दिन है इसलिए बोल रहा हूँ कि थैंक यू। आप लोगों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। हाँ, बोलते नहीं हो वो अलग बात। और हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको में से किसी को कुछ भी खराब लगा हो तो पहले से मैं माफी मांग लेता हूँ, पहले से नहीं, लास्ट में माफी मांग रहा हूँ। ठीक है, अगर खराब लगा हो, दिल में गुस्सा मत पालिएगा कि पता चला बाहर गए और तुम लोगों ने पीट दिया। वो नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो।